हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर 3 कौन सा है ये आपको पता होगा। जो चैप्टर 3 है वो हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर स्किप करते हुए हमने चैप्टर 3 को ही चुना, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा डिमांड था कि चैप्टर 3 को ही लाया जाए। तो इसी के बाद हम लोग चैप्टर 4 को कंप्लीट करने के बाद ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आप हमारे एक और चैनल बायोलॉजी पाठशाला में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें एटम्स के बारे में जानना है और एटम्स के बारे में समझना है तो हमें क्या करना होगा, बेसिक से जाना होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें एटम्स को समझना है, अगर हमें एटम्स को समझना है तो एटम्स का भी हमें स्मॉलेस्ट या उसे बेसिक पार्ट्स में जाना होगा। यानी कि बेसिक पार्ट्स में जाना होगा तो उसके बारे में भी जाएंगे। तो उसके बारे में जब जाएंगे तो हम मैटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग मैटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो एटम्स होगा, हम सबसे पहले एटम से पहले हम क्या करेंगे, एटम से पहले हम उसके कुछ मैटर के बारे में जानेंगे। हमारा पहला होगा मैटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर के बाद एक और पार्ट होगा जो होगा हिस्ट्री, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ एटम। ये जो एटम्स आया इसका हिस्ट्री क्या था, ठीक है। इसमें ये देखें कि इसका हिस्ट्री जो एनसीईआरटी बोलता है कि इसके बारे में हिस्ट्री जो था वो इंडियन फिलोसफर्स का क्या थिंकिंग था, उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स आए, उसके बाद ही हमारे जो हम लोग एटम्स के बारे में, डाल्टन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और यही वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या क्या बोले कि हम सबसे पहले मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर के बाद वो एटम्स कैसे आया, हिस्ट्री जानेंगे। फिर हम क्या जानेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एटम्स होता क्या है, ठीक है। फिर एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। फिर मॉलिक्यूल्स के बाद हमें आयंस और आयनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। जब ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तब हम क्या कर लेंगे, किसी का भी केमिकल कंपाउंड और केमिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। और सबसे लास्ट में चैप्टर में हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर होगा, ठीक है। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारे कंटेंट हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला कंटेंट जो है वो मैटर है, तो हम क्या करते हैं, मैटर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैटर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से सबसे पहले मैटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम मैटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब भी ये मैटर आता है तो हम लोग 3, 4 या कह सकते हैं 5 क्लास से ही मैटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास और वॉल्यूम। ये हम बोल सकते हैं, सिंपल थिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस। अगर हमारे आसपास कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, जैसे अगर हमने घड़ी पहना है, हमने अगर माइक लगाया, अगर मेरे हाथ में पेन है, मेरे बगल में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के बगल में ट्यूबलाइट होगा, और आप जिससे देख रहे हो वो रिकॉर्डेड जो होगा कैमरा होगा, ठीक है, स्विच होगा, फैन होगा, आपके आसपास कुछ भी चीज़ें अगर दिख रहा है वो सारे क्या हैं, मैटर है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस। अगर हमारे आसपास कुछ भी चीज़ें दिख रहा है, अगर आप ये पिक्चर को देख रहे होंगे तो इस पिक्चर में आप देखिए कि कितने सारे चीज़ को हाईलाइट या उस चीज़ को इंडिकेट किया गया होगा। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या गया, एक लड़का है, ठीक है, उस लड़का ने स्पाइक्स पहना है या उसने ग्लासेस पहना है, तो वो भी एक मैटर है। फिर क्या हो गया, अगर वो यूज कर रहा है कंप्यूटर तो उसमें क्या हुआ, एक बटरफ्लाई बैठी हुई है, तो वो क्या है, बटरफ्लाई एक मैटर है, कंप्यूटर एक मैटर है, कॉफ़ी एक मैटर है, डेस्क एक मैटर है, चेयर में बैठा हुआ तो चेयर एक मैटर है, कैट है तो कैट एक मैटर है, सन आ रहा है विंडोज से, वो भी एक मैटर है। अगर हम देखें उसमें क्लाउड्स है, वो भी एक मैटर है। अगर वो प्लांट्स है, वो भी एक मैटर है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने सारे चीज़, जितने सारे वस्तुएं दिख रहा है वो सारे क्या है, मैटर है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो क्या हम ये डेफिनेशन लिख के एग्जाम में आ सकते हैं कि अगर हम बोले एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर, इट एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगा। अगर हमें प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में जानना है तो प्रॉपर डेफिनेशन को आप ये पॉइंट में आप प्रॉपर डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन में हमें क्या करना होगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिख सकते हैं कि मैटर क्या, एनीथिंग दैट हैज मास,
कोई भी वस्तु हो, उसका कोई मास हो एंड टेक ए स्पेस, वो क्या करे, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और या उसका वॉल्यूम हो। जैसे अगर हम दो एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, दो एग्जांपल आप समझ लीजिए कि हमने एक यहाँ से एक बुक लिया, ठीक है, और मेरे हाथ में एक क्या है, बॉटल है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये एक बुक है और ये एक बॉटल है, सपोज क्या है ही तो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अगर ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, अगर बुक को हम फ्लैट सरफेस बना रहे हैं और अगर हम इसमें एक बॉटल को रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गया कि ये बॉटल का कुछ मास होगा, ये बुक का भी मास होगा। तो क्या लिखा है, एनीथिंग दैट हैज ए मास, कोई भी चीज़ जिसका मास हो, मतलब इसका कोई वेट होगा या मास होगा, ठीक है। और ये भी है, अगर मेरे लिए अगर ये एक टेबल मान लेते हैं या मेरे लिए बुक ही है, तो बुक के ऊपर में हम क्या रख रहे हैं, बॉटल को रख रहे हैं, ठीक है। तो बॉटल क्या किया, इस जगह को कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, बुक का कुछ ना कुछ पार्ट को ये ऑक्यूपाई किया। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा जा रहा है कि क्या बोल रहा है कि मैटर क्या है, एनीथिंग, कुछ भी। सपोज हम यहाँ पे क्या लिए, एक बॉटल लिए और दूसरा हम क्या लिए, बुक लिए, तो हमारे पास दो चीज़ हो गया। एनीथिंग दैट हैज ए मास, तो हमने क्या कहा, एक बॉटल का एक मास है। फिर हमने कहा इट टेक स्पेस, तो हमने ये देखा कि अगर इस बॉटल को अगर इस बुक के ऊपर रखते हैं तो ये बॉटल कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस बुक पे, ठीक है, और उसी को हम मैटर कहेंगे। तो आई होप को समझ में आया होगा कि मैटर क्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे भी रखा गया है, ठीक है, एक और है मैथ्स बुक, इसके ऊपर हमने एक कटोरा रख दिया, ठीक है, प्लास्टिक का है। तो ये क्या किया, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। अगर हम मान ले इसी के ऊपर क्या करें, फिर से हम एक बॉटल रख दें, तो क्या हो गया, डब्बे के डब्बा हो गया। जैसे यहाँ एक बुक है, अब ये है, अब सबसे पहले क्या हो गया कि ये बुक है, ये जो बुक है उसके ऊपर ये, ठीक है, प्लास्टिक का एक टॉय खिलौना या मान सकते हैं बॉटल है, ठीक है, इसके ऊपर ये स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब इसके ऊपर ये स्पेस इसके ऊपर ऑक्यूपाई किया, तो क्या हो गया, क्या कर रहा है, सबके ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ वॉल्यूम है और कुछ मासेस होंगे, तो उसी को हम बोलेंगे मैटर। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लिख सकते हैं क्या, कि एनीथिंग दैट हैज ए मास, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस या हैविंग सम वॉल्यूम, उसे हम मैटर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो पढ़ना है एटम्स। तो यहाँ से ये पता चला कि हमें कि मैटर क्या है, एनीथिंग, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ये एटम वर्ड आया कहाँ से, मेन चीज ये है कि हमें एटम वर्ड निकालना है, ठीक है, ये आया कहाँ से, वही कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे। तो सबसे पहले हमने मैटर को जान लिया कि क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास और वॉल्यूम, उसे हम कह सकते हैं मैटर। तो हिस्ट्री जान रहे, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा पार्ट बताया। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे स्लाइड में जाएं, तो अगर हम मैटर का बात करें, ठीक है, अगर हम मैटर का बात करें तो कोई भी मैटर हो तीन स्टेट में ही ऑक्यूपाई करेगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि जो हमारे पास मैटर, हमारे पास आसपास जो भी मैटर दिखते हैं वो क्या होते हैं, तीन स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ चीज़ भी वही है कि अगर हम टेम्परेचर के बेसिस में भी अगर दिखाएं, तो अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर हम आइस का एग्जांपल ले तो उसका टेम्परेचर कितना, सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड रहेगा। अगर हम उसे वेफर या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि जो मैटर है वो तीन स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एक और डायग्राम होगा यहाँ पे, इतने सारे डायग्राम को यहाँ पे मर्ज किया गया है कि हमारे पास 3 स्टेट होते हैं मैटर का। पहला जो होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, टेबल है, बाइसाइकिल है, एप्पल है, ट्री हाउस है, स्नो है, पेंसिल है, ये सारे हैं। अगर हम लिक्विड का बात करें तो मिल्क है, ड्रिंक है, ठीक है, रेन है, सूप है, जूस है, ठीक है, आपके पास वाटर इन अ पूल है, ठीक है, ये सारे हैं। अगर हम गैसेस का बात करें तो विंड है, एयर है, हॉट एयर बैलून है, ठीक है, फॉग है, विंड है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए मैटर के। लेकिन हमने स्टेट के बारे में बताया कि कौन कौन से स्टेट है, ये भी चीज़ आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यहाँ से हम मैटर के बारे में जानने वाले हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु डिस्कवर द मैटर,
मैटर को किसने डिस्कवर किया, ठीक है, एटम्स। अभी जो हमने जो बोला कि एटम्स का सबसे छोटा पार्ट तो मैटर ही होगा, मैटर से ही एटम्स बने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हु डिस्कवर द मैटर, मैटर को किसने डिस्कवर किया। तो यहाँ पे 3 पिक्चर दिख रहा होगा आपको, 1, 2 और 3 पिक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। एक में है इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, जिसका नाम है महर्षि कन्नड, ठीक है। दूसरे हमारे पास डेमोरिस जो है ग्रीक, और थर्ड वाला आप फैमिलियर होंगे जो है डाल्टन्स, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हिस्ट्री को समझना ये होगा कि पहली बार हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पहली बार हमें कोई इंडियन नेम दिख रहा है। ये भी तो शॉक्ड है ना कि हमने जितने केमिस्ट्री पढ़ा या केमिस्ट्री आप जब तक पढ़े होंगे ये आपको इंडियन नेम ऐसा कुछ दिखा नहीं होगा कि इंडियंस को डिस्कवर किया है, वैसे कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ऐसा प्राउड मोमेंट भी फील हो रहा होगा कि चलो इंडिया का तो नाम आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट, यहाँ पे एक ऋषि मुनि है जिसका नाम है महर्षि कन्नड। ये क्या हुए, ये इंडियन थे, ठीक है। इसने क्या किया कि कॉन्सेप्ट के बारे में, एटम्स के बारे में सबसे पहले यही चीज़ के बारे में बताया। हम आगे वाले स्लाइड में इसको डिटेल में देखेंगे। फिर उन्हीं का कॉन्सेप्ट्स के बाद आए हमारे पास डेमोरिट्स, फिर आए हमारे पास डाल्टन्स। तो एक एक करके हिस्ट्री जानते हैं, फिर हम आगे जाके हम एटम्स के बारे में देखेंगे कि आया कहाँ से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एंशिएंट हम लोग देखते हैं थॉट अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एंशिएंट पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि एटम्स क्या है। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि हमारे पास जो है इंडिया, ये समय है हमारे पास 500 BC का, ठीक है। 500 BC का ये समय है, ठीक है, जिसमें क्या होता है इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक पॉस्टुलेट किए। क्या किए कि इसने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट समझिए सबसे पहले। ये क्या किए, एक चावल का टुकड़ा लिया, 2-4 चावल लिए, ठीक है। अब ये चावल जो है, अब ये चावल को क्या किए, मुंह में लिए, उसको तोड़ दिए, ठीक है। अब उसको ब्रेक कर दिए। अब जब उसको ब्रेक कर दिए तो छोटा छोटा पार्ट में है, ठीक है ना, छोटा छोटा पार्ट में है। अब इसको एक बार और लिए और एक बार और ब्रेक किए जो बहुत छोटे होने लगे, ठीक है। समझ में, ये बहुत छोटे हो गए। बस छोटे हो गए तो ये क्या बोले कि अब ये और नहीं टूटेगा। तो हम यहाँ से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये बताए कि उसका नाम देखिए, एटम्स यहाँ पे आया नहीं है। वो क्या बोल रहे थे कि महर्षि कन्नड ने ये कहा कि पोस्टुलेट दैट कि वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर। मैटर को उसने क्या कहा, पदार्थ बोला, ठीक है, क्योंकि संस्कृत से वर्ड आया तो यहाँ पे पदार्थ बोल रहे हैं। मैटर का मतलब पदार्थ होता है, ठीक है। और हिंदी में आप कमेंट करके बताइए एटम्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हो गया कि वो क्या किए, पदार्थ बोले, एंड ही शुड गेट ए स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हमने क्या किया, चावल का टुकड़ा लिया, चावल लिया, चावल को क्या किया, माउथ से तोड़ने लगे, दांत से तोड़ने लगे। अब वो छोटे से किए और इतना तोड़े कि जिसके बाद वो और ब्रेक नहीं हो सकता। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटम्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। अगर हम आज के पॉइंट ऑफ द व्यू से बात करें तो यही होगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि मैटर क्या एक पदार्थ है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। वही चीज़ क्या है, अल्टीमेटली ही वाज गिवन दैट स्मॉलर पार्टिकल्स को उसने क्या कहा, परमाणु कहा, जिसे आज हम एटम्स के नाम से जानते हैं। वही चीज़ है। तो यही चीज़ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हमारे पास 2 साइंटिस्ट आते हैं, सेम पीरियड का टाइम है, ठीक है। सेम पीरियड में क्या हो गया कि हमारे पास एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स आए जिसका नाम था ल्यूपस और डेमोरिट्स। 2 एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, 2 साइंटिस्ट हैं। इसने क्या किया, सजेस्ट किया कि सब डिवीजन ऑफ द मैटर इज पॉसिबल, कि मैटर का जो डिवीजन है और पॉसिबल है। कैसे बोला, while he go into the dividing the matter stage will be come when particular atom further be breakdown। मतलब जो महर्षि कन्नड ने कहा वही चीज़ यहाँ पे इसने इस वर्ड में कहा, और उसने परमाणु कहा तो इसने आके यहाँ के एटम्स बोल दिया। सेम चीज़ था, वही चीज़ यहाँ बोले कि इफ़ वी गो इनटू द डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं एट द स्टेज, एक ऐसा समय आएगा जिसमें वो और ज़्यादा पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास एक छोटा सा एक एटम ये है हमारे पास कोई, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें ब्रेक होगा। अगर इसको हम फिर से ब्रेक करते हैं तो एक छोटे से पार्ट में ब्रेक होगा,
अगर ये पार्ट को हम ब्रेक करते हैं तो ऐसे ब्रेक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर और करना चाहेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वो और ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो उसी को इसने एटम्स के नाम से कहा, दो साइंटिस्ट के बारे में। तो ये चीज़ था हमारे पास हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ये तो हिस्ट्री था, एनसीईआरटी में भी यही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आप समय का बात करें तो देखिए कि वहाँ पे हमने थोड़ा सा ये जाना, ठीक है, कि एटम्स आया कहाँ से, ठीक है। यहाँ से तो कॉन्सेप्ट ये डेवलप्ड हो चुका था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि साइंस है तो एक्सपेरिमेंट मांगता ही है। तो यहाँ पे भी हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डेवलप कर लिया था कि एग्जैक्टली मैटर्स, एटम्स के बारे में जान लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि समय है 17th सेंचुरी, जिसमें साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग वन सब्सटेंस इनटू अनदर। इस समय 17th सेंचुरी में क्या हो गया कि साइंटिस्ट आए, अब वो वही कॉन्सेप्ट को जो महर्षि कन्नड ने, ड्यूइनर ने जो दिया, वही चीज़ को यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, वही कॉन्सेप्ट को बोले कि अगर ये सिंपल पार्ट में ब्रेक डाउन होता है तो कैसे एक एटम को हम लोग अनदर पार्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ बोला। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द केमिकल चेंज, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें वो करते गए, केमिकल चेंज के बारे में बातें करते गए, और मेडअप ऑफ सेवरल जनरेशन, बहुत सारा समय बीतता गया। फिर क्या हो गया, दिस जनरेशन, जो जनरलाइजेशन बाद में निकला, तो जनरलाइजेशन से उसने क्या बोला कि एक चीज है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हम लोग एनसीईआरटी में हेडिंग दिया गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप समझ पाए होंगे कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है तो वो कहाँ से, 1700 सेंचुरी से पहले जो साइंटिस्ट अपने काम कर रहे थे, ठीक है। अब वो करने के बाद उन्हें मैटर और परमाणु के बारे में जानकारी दिया। अब वो समय से हमको तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया था। अब यहाँ पे 17th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट अपने अपने थोड़ा इसके बारे में कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का ट्राई करने लगे, ठीक है। और फिर लास्ट में इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया। फिर क्या हो गया, इसमें से दो लॉ आए, ठीक है। टू लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशंस जो थे उसको पोस्टुलेट्स दिया गया, दो साइंटिस्ट आए, एक आया ल्यूइसर और दूसरा आया प्राउड्स। ये दो साइंटिस्ट हैं और यही साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए, अब एक एक करके पढ़ते हैं, और इसने दो लॉ दिया, दोनों ने मिलके दो लॉ दिया। एक लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट या दो लॉ आया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और क्या चीज़ें ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करें तो आप ये बारे में डेफिनेटली अच्छे से जानते होंगे कि द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये पढ़ते हुए आप आ रहे हैं कि ना हम लोग मैटर को बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलिए, तो यहाँ बोला कि दिस लॉ डील विथ, ये लॉ जो था वो क्या किया, रिलेशन बता रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास, कि जब कोई केमिकल चेंजेज होता है, अगर आप पढ़ के आए होंगे 7 क्लास में ही, 8 क्लास में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं तो एक हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है हमारे पास, जब कोई एसिड है, ठीक है, एसिड को जब हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है, बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट या वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये तो आप पढ़े होंगे, ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब कोई एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो साल्ट मिलता है या वाटर मिलता है। तो वही चीज़ समझिए कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक कंपाउंड है या एलिमेंट है, जब ये कंबाइन करते हैं एक नया प्रोडक्ट मिला। अब क्या ये नमक को वापस हम एसिड बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। बेस बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि दिस लॉ डील्स विथ, ये लॉ रिलेशन बता रहा है हमें किसके बारे में, रिएक्टेंट। अब आप पूछिएगा रिएक्टेंट क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, वो बी के साथ कंबाइंड होके वो बना देता है सी,
ऐसा ही बन रहा है यहाँ पे कि जब एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट किए तो हमें साल्ट एंड वाटर दिया। तो यहाँ पे समझिए जो ए और बी जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है वही है हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है, और जो सी लिखा गया है वो है हमारे पास प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, ये डायग्राम को देखिए, ठीक है, कि एक डायग्राम में ये बोल रहा है कि एक कोई येलो कलर का केमिकल है और एक कोई ब्लू कलर का केमिकल है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें दोनों का मिक्सिंग में एक नया केमिकल रिएक्शंस मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शंस हो गया। तो मतलब अगर हमको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, तो यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको किसने दिया, लुईस सर ने दिया 1744 में। ये आपको 1774 में, ये आपको याद रखना है किसने दिया, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में ही आ रहा है। ये दिया। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि व्हेन 2 और मोर सबस्ट्रेट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सबस्ट्रेट जब वो कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट जो मिलता है वो इंटायरली डिफरेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किए तो साल्ट मिला, तो क्या ऐसा कंपाउंड नया मिला ना, नया मिला जो इससे अलग था। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी समझाया जा रहा है। लेकिन अभी तक हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोला। प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से ये समझना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है, तो हमने केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन समझ लिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो टोटल मास, ठीक है, उस एटम या मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास है जो रिएक्टेंट के साइड है, मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ठीक है, जब ये कंबाइंड हो रहा है तो बन रहा है सी, ठीक है। तब ये समझिए कि ये दोनों जो है वो है हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है, और सी जो है वो है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ए एलिमेंट या ए कंपाउंड, ठीक है, जब ए एलिमेंट और बी एलिमेंट का दोनों का मास को जब कंबाइन करते हैं वो इक्वल टू रहेगा किसके बराबर, टोटल मास जो प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट इन एन एनी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे समझिए कि सपोज कीजिए एक रिएक्शंस लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि जब मीथेन, उसका फॉर्मूला होता है CH4, जैसे मीथेन है, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे फिर मिटा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए कि हमारे पास मीथेन है, CH4 है, मीथेन को हम CH4 बोलते हैं, केमिकल फार्मूला हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे केमिकल फार्मूला निकालते हैं। जब मीथेन है तो मीथेन कैसे बना, जब एक एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन का कंबाइन करता है तब एक मॉलिक्यूल्स बनता है जिसे हम CH4 यानी कि मीथेन कहते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये बना कब, when 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, जब 1 एटम ऑफ कार्बन combined with 4 एटम ऑफ क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, देन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 हमें मिलता है, समझ में। तो यहाँ से अब समझिए कि कैसे हो गया। अब ये चीज़ें यहाँ से समझिए क्या बोल रहा है कि हमने ये कहा कि अब समझिए एक एटम है तो 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, और देखिए कि कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन मास उसका जस्ट डबल होता है, तो 1 × 12 हो जाएगा। प्लस कर देते हैं क्योंकि यहाँ कंबाइंड लिखा है,
कितना आइटम है, 4 आइटम है, 4 लिख देते हैं, इनटू हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जब ये कंबाइन करते तो क्या आता है, 12 + 4 = 16 ग्राम। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट हो गया समझ में, कि जब 1 या बोल सकते जब मीथेन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास आप इसी तरह निकाल सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन यहाँ लिखा गया है, ऑक्सीजन एक डायटॉमिक है, गैस है तो वो O2 के फॉर्म में पाया जा रहा है। जब ऐसा है तो जब ये ऑक्सीजन है तो देखिए ऑक्सीजन कितना आइटम है, 2 आइटम, इनटू ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ कितना है 32, ठीक है। लेकिन यहाँ कितने आइटम है, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया 64। तो ये दोनों को मास कैलकुलेट करने के बाद हमें सम करना है, तो सम जब हम किए 64 इसको, तो हमारे पास आ गया 80 ग्राम, क्या गया, रिएक्टेंट का मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पे जो दिख रहा है मीथेन और हमारे पास ऑक्सीजन, ये देखिए 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के थे, ठीक है। तो ये दोनों जब कंबाइंड हुए तब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जब ये मास है तो ये मास यहाँ पे भी होना चाहिए, तब हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब कंबाइन करते हैं तो 1 × 12 प्लस 2 × 16, जब ये करते हैं तो क्या आता है, 12 + 32 = 44 ग्राम आया। सेम चीज़ें अगर हम यहाँ वाटर का देखें तो हमारे पास वाटर कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, तो वाटर आने की यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × H + O लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 1 × O। जब ये देखेंगे तो 2 × 1 + 1 × O का 16, तो 2 + 16 = 18 है। लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे, 36 और 44 को कंबाइन कर दें तो 80 ग्राम आ जाता है। मतलब ये हो गया कि जब कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो जितना प्रोडक्ट में मास था उतना ही, जितना रिएक्टेंट में मास था उतना ही प्रोडक्ट में था। मतलब हम एलिमेंट या कंपाउंड को ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, केवल मीथेन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन को हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने आसानी से उसे कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से पहले एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल और ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल और दिया है, नहीं दिया। अब एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए कि एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसको हम ले जाते हैं ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं मास। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, कार्बन का मास 6, एटॉमिक मास 12, तो हम लिख सकते हैं इसको 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 16 कर सकते हैं क्योंकि 2 आइटम है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो कितना आता है, 12 + 32 = 44 ग्राम। यहाँ पे वहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 12 + 2 × 16 = 12 + 32 = 44 ग्राम। तो हमने ये भी देखा कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उतना ही प्रोडक्ट आता है, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का है, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट भी यही पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, हमने एक फनेल लिया, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क लिया। अभी कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया, एक थ्रेड से एक बीकर को
थ्रेड कर लिया, बांध लिया। अब उसमें क्या किया, एक सॉल्यूशन डाले जिस सॉल्यूशन का नाम था सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन डाला। अब इसमें क्या किया, इसमें फिर जो बड़ा सा कॉनिकल फ्लास्क था उसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला जो था सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिया। अब इस चीज़ को क्या देखिए कि थ्रेड से बांधने से ये हो गया कि वो टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन में आके नहीं डूबा, मतलब बिफोर रिएक्शंस होने से पहले। ठीक है, तो हमने ये देखा कि रिएक्शंस होने से पहले क्या हुआ, रिएक्शंस होने से पहले हमने क्या देखा कि किसका किसका था, कि हमारे पास था सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके साथ था सिल्वर नाइट्रेट, ये था, मतलब रिएक्शन होने से पहले। अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ। जब ऐसा हुआ तो कुछ समय के, इस समय का हमने दोनों का मास को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये कुछ 5 ग्राम ले लिया, उसका सॉल्यूशन के साथ बनाया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बना के लिया यहाँ पे। जब ऐसा था तो जब एक्सपेरिमेंट के बाद इसने क्या किया, थ्रेड को थोड़ा सा लूज दिया और इस सॉल्यूशन को पानी के अंदर जाने दिया। जब ये हो गया तो ये दोनों क्या हो गया, अब कंबाइन हो गए। ठीक है, जब कंबाइन हो गए तो वही चीज़ को यहाँ लिखा है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड के साथ मिक्स हो गए। सबसे पहले अलग थे, सोडियम क्लोराइड अलग था, सिल्वर नाइट्रेट अलग था, लेकिन जब दोनों में हो गया तो दोनों में क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो जाएगा। जब केमिकल रिएक्शंस हुआ तो क्या मिला, सोडियम नाइट्रेट बना प्लस सिल्वर क्लोराइड बना। अभी हम केमिकल इक्वेशन इसलिए नहीं लिख रहे हैं केमिकल के फॉर्म में क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, फार्मूला निकालने पड़े नहीं, इसकी वजह से हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जितना मास, अगर मान लेते हैं इसका मास x था और इसका मास y था, तो दोनों का मास मिला के क्या होगा, x + y। वही चीज़ यहाँ पे देखिए कि जब ऐसा ही हुआ तो इसका मास इसके साथ तो कंबाइन हो गया, ऐसा मास तो चेंज हुआ नहीं। इसको मान लेते हैं इस बार y हो गया, इसके बाद x हो गया, तब दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, x + y। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करना चाह रहा है कि क्या हो गया कि जब बिफोर रिएक्शंस जितना मास था उतना ही आफ्टर रिएक्शंस भी मास है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो कंजर्व हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मास सेम ही रहा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट में एनसीईआरटी ने समझाया। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी में दूसरा एग्जाम्पल लिखा होगा, सोडियम क्लोराइड की जगह बेरियम सल्फेट लिखा होगा, तो वही सारी चीज़ें होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आता है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस के नाम से भी जान सकते हैं। ये दो चीज़ है। ठीक है, अब उसको किसने दिया, इसको जे ब्राउस्ट ने दिया, लेकिन इसको किसने दिया, ये चीज़ याद रखना है, किसको दिया, लेवेसर ने दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1774 में दिया और यहाँ पे कब दिया, 1799 में दिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब ये लोग क्या बोल रहा है ये समझिए, ये बोल रहा है लॉ, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई प्योर कंपाउंड बनता है, ठीक है, प्योर कंपाउंड मतलब अब मान लीजिए कोई वाटर बन रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब कोई प्योर कंपाउंड बनता है ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट से जुड़े होते हैं। मतलब क्या हो गया, सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं टुगेदर इन अ फिक्स्ड और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं, ये चीज को आप समझिए क्या बोला। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब कोई प्योर कंपाउंड कंबाइन करता है, जब कंबाइन करता है सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, लेकिन उसका डेफिनिट प्रोपोर्शन रहता है, उसका जो जुड़ने का प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने बॉटल लिया था, तो यहाँ बॉटल में पानी है, ठीक है, तो अगर इस बॉटल का पानी है तो इसका डेफिनिट मतलब कोई भी वाटर हो, एक्वागार्ड का हो,
नाली का हो, नदी का हो, डैम का हो, तालाब का हो, कहीं का पानी हो, जो ये वाटर जुड़े हुए होंगे, जो H2O है वो जो जुड़े होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो जुड़े होंगे, इसका मास डेफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, फिक्स रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ का पानी जो है इसका मास अलग डेफिनिट प्रोपोर्शन में अलग जुड़े रहेंगे। अगर हम एक्वागार्ड का पीते हैं तो अलग जुड़े रहेंगे, नदी का पीते हैं तो अलग, कोई भी वाटर हो वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन से ही जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। क्या बोला? प्रोपोर्शन बाय मास। ये चीज़ को यहाँ पे वाटर से समझते हैं। जैसे ये क्या है? H2O है, और हम जानते हैं कि जब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन किया 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से, तब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब 2 एटम, ठीक है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, जब दो एटम हाइड्रोजन का कंबाइन हुआ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तब क्या बना? तब बना हमारे पास 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बना। समझ में? तब यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे 2 एटम थे तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो ले लेते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अभी O2 एक्स नहीं लियो, मल्टीप्लाई किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना H2O नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं अभी। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है 2 एटम हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, रेशियो ऑक्सीजन का मास 16। तो क्या हो गया? 2:16 यानी कि 1:8 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी वाटर हो, ठीक है, एक्वागार्ड का हो, नदी का हो, नाला का हो, ठीक है, किचन का हो, कोई भी हो, उसका एक डेफिनिट प्रोपोर्शन से ही जुड़े हुए होंगे। अब इसको पढ़ते हैं कि जब कोई प्योर कंपाउंड बनता है ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट से बना रहेगा। ठीक है, सेम एलिमेंट कंबाइन होगा, ठीक है, टुगेदर साथ में होंगे एक डेफिनिट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से। एक दो और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमने अभी कहा कि हमारे पास जब रिएक्शंस कर रहे तो हमारे पास H+O2 H2O बनता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब हमने H+O2 को कंबाइन किया तो हमें H2O मिला, 2H2O मिला। जब बैलेंस करते हैं तो 2H2O मिला। तो यहाँ पे देखिए कि जब इसका मास हम देखते हैं तो हमारे पास 4 ग्राम है। ठीक है, 4 ग्राम है। ऑक्सीजन का मास देखते हैं तो 32 ग्राम। ठीक है, अब जब दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं तो इसको काटेंगे तो 4 8 32 और यहाँ पे 1:8। तो क्या हो गया कि हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है क्या हो गया कि डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास से जुड़ा हुआ है। इसका फिक्स मास होगा ना बाय मास। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, बहुत सारा एग्जांपल दिया गया। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि सबसे पहले बोला कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जुड़ा रहता है इसका प्रोपोर्शन 14:16 का रेशियो यानी कि 1:1 का रेशियो में लेते हैं। उसी तरह जब N2O रहता है तो 1:2 का रेशियो। अगर N2O है, NO2 था, N2O है, उसका 2:1। N2O2 है, ठीक है, ये फिर N2O5 है, इसका रेशियो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालें, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का ले, ठीक है, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का लेते हैं। कार्बन का मास 6 2 12 इसका मास है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 2 × 16 क्योंकि 2 आइटम था। तब यहाँ पे हो गया 12:32। जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 का टेबल, 4 3 12 एंड 4 8 32। तो मतलब 3:8। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास 3:8 के फॉर्म में ही जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया।
मतलब अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया, हमने मैटर के बारे में जान लिया, हमने हिस्ट्री ऑफ एटम्स के बारे में जान लिया, फिर एटम्स के बाद जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसके बारे में जान लिया। अब हम लोग आसानी से समझ पाएंगे एटम्स जुड़ेगा, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जब मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो एटम्स के बारे में जो जुड़े रहेंगे तो उसके बीच में आयंस होंगे, आयनिक चार्जेज होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चन मार्क को देखने के लिए थैंक यू।